हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 11th का पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस करें। इसमें सिटीजनशिप वाला चैप्टर डिस्कस करें। सिटीजनशिप वाले चैप्टर में हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसमें हम डिस्कस किया था सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है और फिर फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, हमने ये डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया जो थर्ड टॉपिक जिसका नाम था इक्वल राइट वगैरह वाला जो था, इक्वल राइट। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिटीजनशिप एंड नेशन। तो इस वीडियो में तीन तो टॉपिक आएगा, एक और वीडियो आएगी जिसमें जो तीन कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ये है T.H. मार्शल का कॉन्सेप्ट, एक है मार्टिन लूथर किंग का कॉन्सेप्ट सिविल राइट के बारे में, और एक है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो ये तीन टॉपिक है वो एक वीडियो में आएगी, सेपरेट वीडियो में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमें डिस्कस करना है सिटीजनशिप एंड नेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये दोनों वर्ड जो है, एक वर्ड है नेशन स्टेट के बारे में हम समझ जाते हैं। नेशन और स्टेट हम बार बार कभी कभी क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के जगह पे यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। नेशन का मतलब होता है कि यार कोई एक देश है, मान लो एग्जांपल है तो कोई एक देश है इंडिया। अगर जितने लोग हैं उसका सबका कल्चर यूनिक हो, सबका हिस्ट्री एक हो, तो क्या हम बोलेंगे ये सब क्या है, एक नेशन है, ऐसा बोल सकते हैं, एक नेशन का मेंबर है। स्टेट का सिंपल मतलब होता है भाई एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर हो, यानी एक टेरिटरी के अंदर हो तो यानी आप इस स्टेट के मेंबर हो। तो ज़रूरी नहीं है, ध्यान देना, ज़रूरी नहीं है जो भी मेंबर एक टेरिटरी के अंदर होगा उसमें उसका सबका कल्चर सेम होगा या सबका हिस्ट्री सेम होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं चाइना का। चाइना ने तिब्बत को अपने अंदर ले रखा है, तो क्या तिब्बत का कल्चर और तिब्बत का हिस्ट्री सेम है चाइना से? बिल्कुल नहीं है। तो यानी स्टेट सेम भले ही हो जाने के बाद भी नेशन ज़रूरी नहीं है कि सेम कल्चर सेम आइडेंटिटी हो जाए। क्लियर है ना? तो नेशन और स्टेट हमेशा ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई कोई तीन चार स्टेट है और सबका कल्चर, जैसे कुर्द के बारे में हम बोलते हैं, तीन चार देश है और सभी देश में कुछ कुछ कुर्द लोग रहते हैं, तो सबकी सबकी भावना है एक दूसरे के लिए है, और सब चाहते हैं कि हम एक जगह हो जाए, सब चाहते हैं हम एक जगह इकट्ठा हो जाए। हम अपने देश की बात करते हैं, नागा लोगों की बहुत मूवमेंट चलता रहता है कि वो लोग ग्रेट नागालैंड बनाना चाहते हैं। इसका मतलब तीन चार स्टेट में जो भी नागा पीपल है वो सब मिल के एक स्टेट बनाना चाहते हैं। समझ रहे हो ना आप कैसे कैसे हो रहा है कि कल्चर ऐसा भी हो सकता है कि कल्चर सिमिलर हो लेकिन अलग अलग स्टेट के भी मेंबर हो। तो अभी हम समझ गए। तो नेशन स्टेट का मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है कि नेशन स्टेट क्लेम दैट देयर बाउंड्रीज डिफाइंड नॉट जस्ट ए टेरिटरी। ध्यान देना, स्टेट का मतलब तो सिंपल टेरिटरी था ना, बट अल्सो यूनिक कल्चर एंड शेयर्ड हिस्ट्री। अब आ गया ना कि नेशन स्टेट का जब हम साथ में मतलब देखेंगे तो इसका मतलब है कि एक टेरिटरी भी होना चाहिए और एक टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग हैं उस सबका यूनिक कल्चर होना चाहिए और शेयर्ड हिस्ट्री होना चाहिए। क्लियर है ना? इसीलिए क्या होता है, कभी कभी हमारा, आपको पता है सबका कल्चर, इंडिया की बात करें तो सबका कल्चर सेम नहीं है, इसलिए सब में एक नेशनल आइडेंटिटी शो करने के लिए हम बहुत बार कुछ कुछ सिंबल यूज करते हैं। जैसे फ्लैग, हमारा जो फ्लैग है वो यूज करते हैं, नेशनल एंथम यूज करते हैं, नेशनल लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस यूज करते हैं। तो जैसे ये बात सब आती है तो हम ये, जैसे फ्लैग की बात आती है, नेशनल एंथम की बात आती है, तो हम अपना कल्चर सीधा भूल जाते हैं। हमें उस समय नेशनल आइडेंटिटी के अलावा कुछ याद ही नहीं रखता है। तो यानी ये पर्टिकुलर चीज़ हम सबको क्या करता है, जोड़ता है, यानी इंक्लूसिव बनाता है कि चलो हम सब एक इंडिया के मेंबर है। क्लियर है ना? समझ गए? तो इस सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है 1789 में, वहाँ पे। तो यहाँ पे वही बात जो मैंने अभी बताया वही बात बोल रहा है कि बहुत सारे मॉडर्न स्टेट है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, लेकिन सब क्या करते हैं, सब एक साथ रहते हैं, सब एक देश का मेंबर बन के रहते हैं। इवन इंडिया की बात करें
तो इसके लिए क्या किया जाता है, अगर नेशनल आइडेंटिटी को शो करना है, नेशनल आइडेंटिटी को शो करना है, तो डेमोक्रेटिक स्टेट क्या करती है, जो हमारा देश है कुछ कुछ सिंबल का यूज करती है, कुछ कुछ आइडेंटिटी का यूज करती है, ताकि क्या करे, सबको, सब मेंबर को लगे यार हम तो इसी देश का मेंबर है, हम तो इसी देश का मेंबर है, ये होना भी चाहिए। बट द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ए डेमोक्रेटिक स्टेट इज सपोज टू प्रोवाइड, सिटीजन को प्रोवाइड करता है विथ अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी डैट कैन बी शेयर, मतलब पॉलिटिकल आइडेंटिटी कि चलो हम सब इंडियंस हैं, ऐसी बात। जैसे ही हम सब इंडियंस बोलते तो हम सब अपना कल्चर, कल्चर का मतलब होता है हमारी अपने किस तरह के रहते हैं, किस तरह के खाना खाते हैं, उस सब को हम भूल जाते हैं, हम सब इंडियंस बन जाते हैं। क्लियर है ना। Democratic state usually try to define their identity so that it is an inclusive, ध्यान देना, ये अगर कोई सिंबल यूज नहीं, जैसे मान लो एग्जांपल दिया जाता है, हमारे देश का कोई फ्लैग नहीं होता, हमारे देश का कोई नेशनल एंथम नहीं होता, हमारे देश का कोई लैंग्वेज नहीं होता, तो क्या हम सब पूरे देश के लोग अपने आप को इंक्लूसिव फील करते कि चलो हम सब एक है? ऐसा नहीं फील कर पाते। इसीलिए कुछ सिंबल तो ज़रूरी है, कुछ नेशनल आइडेंटिटी तो ज़रूरी है, ताकि हम सबको लगे कि हम सब एक है, हम सब इंक्लूसिव है। That is which allow all citizen to identify themselves as a part of nation। कुछ सिंबल का ज़रूरी इसलिए होता है कि सारे देश के लोगों को लगे कि हम सब एक नेशन के पार्ट हैं। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन, बहुत ख़तरनाक लाइन लिखा हुआ है, और जो कि आपको एक्चुअली में देखने होता है, लेकिन बट इन प्रैक्टिस मोस्ट कंट्री टेंड टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी। सिंपल इसका मतलब है कि इसके अलावे बहुत कंट्री अपनी आइडेंटिटी के लिए कुछ ऐसा करते हैं ना कि उसमें कुछ सिटीजन को फ़ायदा होता है, कुछ सिटीजन को नुकसान होता है। सिंपल एग्जांपल देखो, पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने आप को बोल दिया है इस्लामिक कंट्री, तो भाई वहाँ पे तो हिंदू भी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो ये आइडेंटिटी सेट किया है उन्होंने, वो हिंदू के लिए या अदर कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है ना। तो यानी यही बात बता रही है कि बट इन प्रैक्टिस मोस्ट कंट्री टेंड टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी को कुछ इस तरह से दिखाती है कि वो कुछ सिटीजन के लिए तो ईजी होता है, लेकिन कुछ सिटीजन के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जैसे यहाँ पे जो मुस्लिम है, जो इस्लाम है, उनके लिए तो वाह वाह हमारा देश क्या है, लेकिन जो अदर कम्युनिटी है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इट में अल्सो मेक इट ईजियर फॉर स्टेट टू एक्सटेंड। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टेट ईजी से सिटीजनशिप राइट दूसरे को दे देते हैं, और कुछ देश बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिलायंट होते हैं कि नहीं मैं नहीं दूंगा। जो लोग हैं यहाँ पे उसी को सिटीजनशिप मिला हुआ है, बाहर के लोगों को नहीं दूंगा। तो अगर एग्जांपल ले तो यूएसए आसानी से सिटीजनशिप देता है, तो ये यूएसए क्या बोलता है, अपने आप को प्राइड फील करवाते हैं, वो कंट्री ऑफ इमिग्रेंट है, क्योंकि उसमें कंट्री में अधिकतर लोग क्या है, बाहर के ही आए हुए हैं। जैसे हम एग्जांपल ले फ्रांस का, फ्रांस बहुत सेकुलर एंड इंक्लूसिव फील कराता है। इंक्लूसिव का मतलब है वो बाहर के लोगों को भी आएगा तो उसको सिटीजनशिप दे देगा। और सेकुलर थोड़ा वेस्टर्न टाइप का सेकुलर है कि आप पब्लिक स्फेयर पे कोई भी धर्म को फॉलो मत कीजिए। ध्यान देना, पब्लिक स्फेयर पे कोई भी अपने धर्म को फॉलो नहीं कीजिए, अपने धर्म को फॉलो कीजिए, आप अपने प्राइवेट स्फेयर पे फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया था कि यहाँ पे एक इशू छिड़ा था जब मुस्लिम गर्ल अपने हेड में स्कार्फ बांध के गई थी, और जो सिख स्टूडेंट था अपने आप को अपने सर पे टर्बन लगा के गया था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इशू आया था उसके स्कूल में। तो सिंपल बोलता है कि अपना जो भी रिलीजन है, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको अपने प्राइवेट स्पेयर में ही रखिए, पब्लिक स्पेयर में नहीं रखिए। और मैंने बोला फ्रांस बहुत इंक्लूसिव है, तो कुछ लोग जो नदन अफ्रीका से आते हैं उनको भी मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल सकता है सिटीजनशिप राइट। यही बात बता रही। ये भी बोलते हैं दे में हाउएवर रिटेन देयर पर्सनल बिलीफ एंड प्रैक्टिस इन देयर प्राइवेट लाइफ। हाँ, प्राइवेट लाइफ में जो करना है कीजिए, पब्लिक लाइफ में नहीं। दिस में भी सेम्स लाइक ए रीजनेबल पॉलिसी बट इट नॉट ऑलवेज सिंपल टू डिफाइन व्हाट इज पब्लिक एंड व्हाट इज प्राइवेट। ऑब्वियसली
कुछ कंट्रोवर्सी भी होता है, जैसे कंट्रोवर्सी का मैंने बताया। तो ये वाला उस रिलीजन के सही लिए सही है ना, कुछ आप बोलोगे कि फिर ये वाला कुछ रिलीजन के लिए सही है। ऐसे रिलीजन जिसके पास कुछ ऐसे नहीं होते, जैसे मान लो काफ़ी हद तक मैं हिंदू रिलीजन की बात कर सकता हूँ कि उनके पास कुछ ऐसे वो पहनते नहीं हैं कि वो पब्लिक स्पेयर में पता चल सके। एज कम्पेयर टू बात करें मुस्लिम, जैसे मुस्लिम गर्ल जो बुर्का वगैरह पहनती है, या सिख जो टर्बन वगैरह लगाते हैं, तो ऐसे देश में उनका रहना मतलब जहाँ पे जिस देश में पब्लिक स्पेयर में रिलीजन को शो नहीं करना है, वहाँ पे हिंदू का रहना ज़्यादा मतलब आसान होगा, मैं ये बोल सकता हूँ। क्योंकि उनको कुछ ऐसा बोल सकते हैं, उनको कुछ त्यागना नहीं पड़ सकता है। क्लियर ना, समझ गए ना? यही बात बता रहे हैं कि दोज हु रिलीजन डिड नॉट डिमांड सच प्रैक्टिस नेचुरली डिड नॉट फेस द सेम प्रॉब्लम। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जिसका रिलीजन, मैंने बस एग्जांपल लेके बताया, जिसका रिलीजन अगर कोई डिमांड नहीं शो करता, इस टाइप का डिमांड कि आप ये पहनो, आप ये पहनो, ये पहनो, तो उसका उस पर्टिकुलर देश में रहना आसान हो जाएगा। क्लियरली एसिमिलेशन आसान हो जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि नेशन के कल्चर के साथ घुल मिल जाना, सिंपल। जो फ्रांस का, जैसे इसमें एग्जांपल दे रहा है कि जो फ्रांस का कल्चर है ना, उसमें घुल मिल जाना। कुछ लोग घुल मिल नहीं पाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पब्लिक स्पेयर पे रिलीजन को शो नहीं करना है ना। क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि सिटीजनशिप को ग्रांट करना, मतलब दूसरे देश के लोगों को सिटीजनशिप का राइट दे देना, ये भी क्राइटेरिया डिफरेंट है अलग अलग कंट्री की बात करें तो। जैसे इजराइल और जर्मनी की बात करें तो रिलीजन को ज़्यादा जोर देते हैं, एथनिक ऑरिजिन को ज़्यादा जोर देते हैं, ये सब प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जर्मनी इतना ज़्यादा रिलीजन को, एथनिक ऑरिजिन को जोर देता है ना, कि जर्मनी में कुछ लोग, ध्यान देना, जर्मनी, टर्की के कुछ लोग मजदूरी के काम करने गए जर्मनी में। इवन टर्की के बच्चे, टर्की में के जो लोग काम करने गए थे उसके बच्चे बड़े हो गए। तो जो यहाँ के लोगों को अब बोलना है कि भाई जो लोग जर्मनी में जन्म लिए हैं, जर्मनी में बड़े हुए हैं, तो एटलीस्ट उनको तो सिटीजनशिप राइट दे दो। लेकिन जर्मनी देने को तैयार ही नहीं होती। तो यहाँ पे भी इशू छिड़ा रहता है। That their children who have been born and brought up in Germany should automatically be granted, लेकिन ऐसा नहीं बोलता है, still debated है। These are only a few example of the kind of restriction which may be placed on citizenship even in the democratic country। हाँ भाई, जो डेमोक्रेटिक बोलते हैं कि मैं इंक्लूसिव हूँ, वहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो नॉर्मल देशों, दूसरे देशों की बात तो हम करें ही क्यों। अब बात करते हैं इंडिया की, बात करते हैं इंडिया भी क्या बोलता है कि हम सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, मतलब सब धर्म का रेस्पेक्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब रूल ऑफ पीपल, नेशन स्टेट है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया किसी को भी आएगा सिटीजनशिप दे देगा? भाई ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में जो लिखा है उसको फॉलो किया जाएगा। और इवन हम ज़्यादा को दे भी नहीं सकते ना, क्योंकि एक लेवल के बाद हमारी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। मतलब रिसोर्स क्रंच का इशू आ जाता है ना, कि जगह कहाँ पड़ेगा, कहाँ रहेगा। क्योंकि हमारे जो नॉर्मल जो लोग हैं वहाँ रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि उनका कल्चर खतरे में आ जाता है। The movement of independence was a broad-based one and deliberate attempt were made to bind together people in different religion। जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, वो तो हम आज़ादी के साथ साथ हमारा ये भी मूवमेंट था कि हम अलग अलग रिलीजन, अलग अलग रीजन और अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ बाइंड हो जाए। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन इतना हमने सोचा था बाइंडिंग के बारे में, बाइंडिंग, लेकिन हुआ क्या, पार्टीशन हुआ। पार्टीशन होने के बावजूद भी हमारे मतलब आप उन लोगों का जो लीडर था, उन लोगों को थोड़ा आप आभार भी व्यक्त करना चाहिए था। क्योंकि पार्टीशन के बाद अगर एक कंट्री मुस्लिम कंट्री बना तो दूसरा क्या बना, सेकुलर कंट्री बना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार वो मुस्लिम के वो रिलीजन के बेसिस पे बांट रहे तो ये मुस्लिम बनाते तो इसको हिंदू कंट्री बना। नहीं भाई, ये बहुत अच्छी बात है। In 1947, one difference with the Muslim League could not be resolved, but the only strengthened the resolve of Indian national leader to maintain the secular and inclusive character। यहाँ पे बहुत है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्टेड टू एकोमोडेट ए वेरी डाइवर्स सोसाइटी। ऑब्वियसली हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे रेस के लोग रखते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड फुल एंड इक्वल मेंबरशिप सिटीजनशिप टू ग्रुप एज डिफरेंट एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल एज, सबको हम देने लगे वुमेन, और जो कि प्रीवियसली बहुत इक्वल राइट नहीं इंजॉय करती थी उसको भी हम देने लगे। कुछ रिमोट कम्युनिटी है जो बिल्कुल भी हमारे कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी उनको इक्वल सिटीजनशिप दिया गया है। इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड अ प्लेस फॉर डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन, प्रैक्टिस। मतलब हमारा एक देश ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी सबको इक्वल एंड फुल मेंबरशिप मिला है और इक्वल राइट मिला है, विदाउट एट द सेम टाइम फोर्सिंग पीपल टू गो अप देयर पर्सनल बिलीफ। भाई आप पब्लिक स्पेयर पे भी अपना प्राइवेट रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, इंडिया में ये है। क्लियर है ना? इट वॉज देयर फॉर ए यूनिक एक्सपेरिमेंट विच अंडरटेकन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। द रिपब्लिक डे पैरेड डे सिम्बलाइज दैट अटेम्प्ट ऑफ ए स्टेट टू इनकलकेट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। क्लियर है ना? नॉर्मल बात है। यहाँ पे एक पॉइंट गलत लिखा है, सिटीजनशिप एक पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में नहीं। पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, ये तो हमने बता दिया कि अब सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, बर्थ के बेसिस पे, डिसेंट के बेसिस पे, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, नेचुरलाइजेशन, इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी, तो इन सब के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। और सिटीजनशिप में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। However, even such inclusive provision, इस सब इंक्लूसिव प्रोविज़न के बाद भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती रहती है, जैसे वुमेन मूवमेंट, दलित मूवमेंट, स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ डिस्प्लेस्ड बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली जो ट्राइबल पीपल है उनको अगर माइनिंग करने के लिए कोई ज़मीन होता है तो वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, स्ट्रगल करने लगते हैं। कभी कभी फील दैट, वो लोग को फील करते हैं यार हमें जब मन होता है तब हटा देते हैं, तो यानी हमारा जो फुल राइट ऑफ सिटीजनशिप है उससे डिनाई किया जा रहा है। न्यू इशू आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रेज्ड एज अ सोसाइटी चेंज एंड न्यू डिमांड्स आर मेड बाय द ग्रुप हु फील दे आर बीइंग मार्जिनलाइज इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट। दिस डिमांड हैव टू बी नेगोशिएटेड, होना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा डिमांड आता है, इतना ज़्यादा इशू आता है, लेकिन इन सबको नेगोशिएशन से डिमांड को सॉल्व करना चाहिए और ना कि फोर्स को अप्लाई करके, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो जाएगा तो यानी हम फिर डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं। क्लियर है ना? ये इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सिटीजनशिप और उसके बाद है एक टॉपिक है ग्लोबल सिटीजनशिप। क्लियर है ना? तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सिटीजनशिप का बात हमारे दिमाग में आया है क्यों? हम बहुत सारे रिफ्यूजी को देखते हैं, इलीगल माइग्रेंट को देखते हैं, हमारे दिमाग में आता है यार इनको भी तो सिटीजनशिप राइट मिलना चाहिए। यहाँ पे व्हेन वी थिंक ऑफ रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट मैनी इमेज में कम, वन में बी पीपल फ्रॉम एशिया और अफ्रीका। देखो एशिया और अफ्रीका के पीपल क्या करते हैं, बहुत बार क्या करते हैं, एजेंट को पैसे देके अपने आप को स्मगल करवा लेते हैं यूरोप एंड अमेरिका में, ताकि वो सोचते हैं कि वहाँ पे लाइफ अच्छी हो जाएगी। इसमें रिस्क अच्छा होता है और रिस्क अच्छा खासा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। और कुछ इमेज दो इमेज हमारे दिमाग में दिखने को मिलेगी ना, उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप ज़रूरी है या नहीं। क्लियर? तो पहला ये ऐसा केस है कि कुछ लोग अपने आप को इलीगल माइग्रेंट करार दे के मतलब अपने आप को स्मगल करवा लेते हैं यूरोप और अमेरिका में। उसके बाद कभी कभी ऐसा देखता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण, वॉर के कारण, फेमाइन के कारण, भुखमरी हो जाती है, लोग एक जैसे दूसरे जगह आ जाते हैं। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, जैसे रिफ्यूजी इन द दाफुर रीजन ऑफ सूडान, पैलेस्टीनियन, बर्मीज और बांग्लादेशी एक जैसे दूसरे जगह आ जाते हैं, तो उनको तो अब कोई सिटीजनशिप राइट नहीं है ना। तो यहाँ पे बताया द एग्जाम्पल आर मेनी, ऑल दिज पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड टू बिकम रिफ्यूजी इन देयर ओन और नेबरिंग कंट्री, एक दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। तो अब होता क्या है, वी ऑफ्टन एज्यूम दैट फुल मेंबरशिप ऑफ स्टेट could be available to all those who ordinarily live and work in a country as well as those who apply for a citizenship। मतलब सिंपल हम ऐसा सोचते हैं, यूनिवर्सल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि भाई जो भी इस कंट्री में आया ना हम उसको सिटीजनशिप राइट दे दें, हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
बट ऑल्दो मेनी स्टेट में सपोर्ट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव सिटीजनशिप कि जो आएगा उस सबको सिटीजनशिप राइट देंगे और सब फिर बराबर बराबर होगा। क्योंकि जो भी भाई आया है किसी देश से वॉर के समय, तो भाई वो खुशी खुशी था तो नहीं आया ना, और कोई बंदा खुश रहता तो नहीं आता ना भाई। अगर कोई आया है रोहिंग्या, रोहिंग्या आई इंडिया में बांग्लादेश में, तो खुशी खुश भाई उसको प्रॉब्लम था तभी आई। किसी देश से कोई फेमाइन आता है तो चला जाता है एक दूसरे के रीजन में। तो लेकिन जो लोग इवन जो देश इवन सपोर्ट करते यूनिवर्सल और इंक्लूसिव सिटीजनशिप के बारे में, वो भी कुछ फिक्स क्राइटेरिया रखते थे भाई आप में अगर एक क्राइटेरिया है ना तभी आप आए। इंडिया में जो मूवमेंट हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे जो मूवमेंट हुआ था वो क्यों था? क्योंकि उसमें हमने 2016 के एक्ट में हमने कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि आप 3 देश से हो, 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से हो, तो हम आपको थोड़ा जल्दी सिटीजनशिप मिल जाएगा, बाकी को नहीं। अब देख रहे हो ना, तो सिटीजनशिप मिल सकता है। तो आप देख रहे हो कि कितना मतलब, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि भले ही हम फॉलो करते हैं कि यूनिवर्सल से इंक्लूसिव, इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी को भी हम कोई भी आएगा हम ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हाउएवर in spite of restriction, even the building of walls and fences, considerable migration of people still take place in the world। भाई इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि हर देश में क्या है अपना कानून है कि हम नहीं देंगे सिटीजनशिप राइट। भाई एग्जाम्पल लेते हैं, रोहिंग्या को पता था कि इंडिया में सिटीजनशिप इतना आसानी से नहीं मिल जाता, बहुत मुश्किल, बहुत पापड़ झेलने पड़ते हैं, फिर भी वो आया ना। इसका मतलब भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनको, क्लियर है ना। सिंपल यही और देश में बात होती है, टर्की से लोग जाते हैं, पैलेस्टीन से लोग जाते हैं एक दूसरे जगह पे, सूडान से जाते हैं, यमन से जाते हैं एक दूसरे जगह पे। इसका मतलब कभी ना कहीं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पता है कि जाएंगे तो सिटीजनशिप राइट तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन ये रहेगा कि कम से कम बच तो जाएंगे ना, ये बात रहती है। कि माइग्रेशन ऑफ पीपल स्टिल टेक्स प्लेस होता है, पीपल में बी डिस्प्लेस्ड किस किस कारण हो सकते हैं? वॉर के कारण, परसिक्यूशन के कारण, कि जैसे मान लो रोहिंग्या का ये होने लगा था, परसिक्यूशन होने लगा था कि उसको मारा ही जा रहा था फेमाइन के कारण, या बहुत अदर रीजन होता है। अब जिस देश में आते हैं वो भी स्टेट उसको अलाउ नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके पास भी रिसोर्स क्रंच होते हैं, मतलब उतने रिसोर्स नहीं होते हैं। If no state is willing to accept them and they cannot return home, they become stateless people or refugee। भाई कोई स्टेट उसको सिटीजनशिप देने को तैयार नहीं है, अपने देश जाएगा नहीं, इसको मार का डर है। तो क्या होते हैं, स्टेटलेस हो जाते हैं, इसलिए वो कैंप में रहते हैं एज ए इलीगल माइग्रेंट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन लोग लीगली काम नहीं कर सकते, अपने चिल्ड्रन को एजुकेट नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, इवन जो बेसिक नेसेसिटी होती है ना वो भी भाई नहीं मिलती है। The problem is so great that the UN has appointed a high commissioner for refugee try to help them। मतलब UN को लगा कि यार प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि इसके लिए एक हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया रिफ्यूजी के लिए, ताकि ये उसके प्रॉब्लम को देखा जा सके, उसके प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। डिसीजन रिगार्डिंग, हाँ यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मेनी पीपल कैन बी एब्जॉर्ब्ड एज ए सिटीजनशिप इन ए कंट्री पॉजेज ए डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम फॉर मेनी स्टेट। कितने लोगों को हम अपने देश में एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ह्यूमैनिटेरियन और पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि सभी देश अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक लेवल के बाद वो ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं दे सकते, क्योंकि वो जहाँ जाएंगे लोकल पीपल का प्रॉब्लम होगा। लोकल पीपल अगर प्रोटेस्ट करेंगे, भाई आसाम में जो मूवमेंट हुआ क्यों हुआ, यही कारण है ना। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एरिया में जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ इसीलिए मूवमेंट होता है क्योंकि बाहर के लोग माइग्रेंट होके यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ के लोगों का जो कल्चर है वो छीना जा रहा है इन द सेंस कि इनका यहाँ के जो लोग हैं लोकल पीपल के नंबर कम हो गए हैं। पॉपुलेशन के परसेंटेज की बात करें तो मेनी पीपल हैव अ पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग दोज फ्लिंग फ्रॉम परसिक्यूशन और वार। मतलब कुछ कंट्री तो ऐसा बोलता है कि अब वॉर के सिचुएशन से भाग के ऐसे सिचुएशन से आया तो हम आपको दे देंगे, लेकिन कितने हम लोगों को दे सकते हैं, कितने लोगों को? एक नंबर ही तो होगा ना, मतलब आप एक लेवल से ज़्यादा को आप थोड़ी दे सकते हैं।
but they may not want to accept unmanageable number of people or expose the country to security risk. Obviously एक लेवल से ज़्यादा थोड़ी दे सकते क्योंकि उनके पास खुद रिसोर्स नहीं है. जैसे इंडिया खुद प्राइड फील करता है अपने आप को कि वो रिफ्यूजी को और जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको शरण दे रहे हैं. जैसे दलाई लामा जी आए थे 1958 में, उसके बाद और उनके फॉलोअर्स बहुत सारे आए थे. लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे पास भी एक लिमिटेड रिसोर्स ना, हम सबको नहीं न बुला सकते. एंट्री ऑफ पीपल फ्रॉम नेबरिंग कंट्री हैज़ टेकन प्लेस अलोंग ऑल द बॉर्डर ऑफ इंडियन स्टेट एंड प्रोसेस कंटिन्यू होता ही है. मेनी ऑफ दीज पीपल रिमेन एज ए स्टेटलेस पीपल फॉर मेनी ईयर और मेनी जनरेशन. कैंप में रहते एज ए इलीगल माइग्रेट, उनको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती. Only a relatively few of them are eventually granted citizenship मिलता है. Such problem poses a challenge to the promise to democratic citizenship, which is the right and identity of citizen would be available to all people in the contemporary world. लेकिन यूनिवर्सल सिटीजनशिप का तो यही मतलब है, लेकिन सब लोगों को मिल नहीं ना रहा है. अल्दो मेनी पीपल कैन नॉट अचीव सिटीजनशिप ऑफ ए स्टेट देयर चॉइस, नो अल्टरनेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट. मतलब कोई उनकी आइडेंटिटी ही नहीं है तो उनको प्रॉब्लम भी कुछ होगा तो उनको उनका सुनने वाला तो कोई है ही नहीं ना, क्योंकि उनको कोई आइडेंटिटी नहीं है. द प्रॉब्लम ऑफ ए स्टेटलेस पीपल इज एन इम्पॉर्टेंट वन कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड टुडे. हाँ, प्रॉब्लम है काफ़ी. Borders of a state are still being redefined by the war and political dispute. And for the people caught up in such dispute, the consequences may be बहुत सारे consequences हैं. They may lose their homes, political identity and security, सब lose करते हैं. तो अब इन सब के बाद एक क्वेश्चन आता है कि can citizenship provide a solution to the problem of such people? क्या सिर्फ सिटीजनशिप प्रोवाइड करने से ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इफ़ नॉट, व्हाट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव आइडेंटिटी कैन वी प्रोवाइड? तो अगर सिटीजनशिप आप नहीं दे सकते तो क्या अल्टरनेटिव दे सकते हो? डू वी नीड टू ट्राई एंड इवॉल्व ए मोर जेन्युइनली यूनिवर्सल आइडेंटिटी दैन नेशनल आइडेंटिटी? ये बात भी बोलते हैं. सजेशन फॉर नोशन ग्लोबल सिटीजनशिप आर समटाइम्स फॉरवर्ड. अब इस सेक्शन में हम देखते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि ग्लोबल सिटीजनशिप दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो सिर्फ एक देश सॉल्व नहीं कर सकता है. जैसे मान लो कोरोना का सिचुएशन था, एक देश का प्रॉब्लम नहीं, सुनामी आती है, एक देश का प्रॉब्लम नहीं, जो अभी कुछ समय पहले लोकस्ट का अटैक आया था, एक देश का प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर नेशनल सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ नेशनल सिटीजनशिप से काम नहीं चलेगा. आपको नेशनल सिटीजनशिप के साथ साथ ग्लोबल सिटीजनशिप भी देना होगा. मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप की एटलीस्ट बात तो करनी होगी ना. यही टॉपिक में हमें बताया जा रहा है कि कुछ पहले एग्जांपल दिया जा रहा है. जैसे मान लो टेररिस्ट वगैरह की बात करते हैं. टेररिस्ट इंटरनेशनली काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक देश में काम करते हैं. तो वी लिव टुडे इन अ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटरनेट है, टेलीविज़न है, सेलफोन है. इन सब से क्या हुआ है कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चेंज आया है. और पहले जो होता था कि एक जगह पे जैसे अमेरिका में कोई न्यूज़ आया तो हमें महीनों बाद पता चलता था, अभी उसी सेकेंड पता चल जाता है. इस न्यू ऑफ कम्युनिकेशन के कारण ग्लोबल के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है. तो इसके साथ हम सोचते हैं कि ग्लोबल सिटीजनशिप तो होना ही चाहिए, मतलब नेशनल सिटीजनशिप के बारे में. तो दोनों पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जो लोग ग्लोबल सिटीजन को सपोर्ट करते हैं और जो लोग ग्लोबल सिटीजनशिप के अगेंस्ट में हैं. तो सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप वो आर्ग्यू दैट although a world community and global society does not yet exist, people already feel linked to each other across the national boundary. अभी कोरोना की सिचुएशन में हम फील करते हैं ना कि भाई हम सब तो एक ही है, एक ही बराबर में है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल लिंक है, तो हम दो सबको एक साथ होना चाहिए ना. दे वुड से दैट the outpouring of help for all part of the world for victim of the Asian tsunami, जैसे कुछ कैलेमिटी जाती है तो एक दूसरे के they feel that we should try to strengthen this feeling and work toward the concept of global citizenship. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सबके साथ है. मतलब ऐसा प्रॉब्लम है जो एक देश में नहीं है, देश के साथ कनेक्टेड है, कुछ देशों के साथ कनेक्टेड है. The concept of national citizenship assumes that our state can provide us with a protection
एंड राइट विच नीड टू लिव विद डिग्निटी इन द वर्ल्ड टुडे। मतलब जो लोग नेशनल सिटीजनशिप के प्रोपोनेंट है वो क्या बोलते हैं कि हमारा देश क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें राइट देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं कर सकता। बट स्टेट टुडे आर फेस्ड विद द मेनी प्रॉब्लम जो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, जो इंडिविजुअल राइट से ऊपर है, गारंटेड बाय द स्टेट। इस सब से काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने अभी बताया ना, जैसे कोरोना वाला सिचुएशन में प्रॉब्लम है, लोकस्ट वाला प्रॉब्लम है, ये सब एक देश सॉल्व नहीं करता। टेररिज्म का जो प्रॉब्लम है एक देश सॉल्व नहीं करता। आप कुछ को मिलना पड़ेगा। अगर भाई एक देश सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते तो इससे ग्रुप क्यों बनता, जो मल्टीलेटरल ग्रुप बनते रहते, जैसे क्वाड ग्रुप बना है तो क्यों बनता। One of the attraction of the notion of global citizenship is that it might make it easier to deal with the problem which external across national boundary। और इसके लिए तो हमें कोऑपरेटिव की ज़रूरत ही है, तो यही बात सब बताया जाता है। It also provide in the previous section we said the equal citizenship within a country can be treated by the socio-economic inequalities and other problems which might exist. Such problem are ultimately only by solved by the government and people that particular society full and equal और state remains for। मतलब ये तो नॉर्मल बात कह रहा है कि ये तो हमें वो ज़रूरी है। यहाँ पे बता रहा है कि नेशनल मेंबरशिप, जो नेशनल सिटीजनशिप है वो तो ज़रूरी है, लेकिन ग्लोबल सिटीजनशिप ये रिमाइंड करेगा नेशनल सिटीजन माइट नीड टू। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेशनल सिटीजनशिप के साथ आप इसको ऐसा नहीं कि इसको हटा दिया, नहीं भाई, इसके साथ सप्लीमेंट तो कर सकते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप को। क्लियर है ना, यही बात है, कंक्लूड कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में आना, 3 टॉपिक हमें डिस्कस करना है। 3 टॉपिक क्या क्या है? एक टॉपिक है, हाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप वेट करो उसका। हाँ, मार्शल का कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है ऊपर। हाँ, मार्टिन लूथर किंग का कॉन्सेप्ट है, सिविल राइट मूवमेंट जो उनका है उनके बारे में है, और एक है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो ये तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच। और ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, सारा चैप्टर जो कि है, अब इसके बाद है 4 और चैप्टर है, जैसे पीस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। चलो, थैंक यू सो मच।